डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास के साइंस 1 इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेविटेशन? देयर आर सम डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन: movement towards or attraction to something. मूवमेंट टूवर्ड्स और अट्रैक्शन टू समथिंग, किसी चीज़ की तरफ मूवमेंट होना या अट्रैक्शन होना, कशिश होना, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन: द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन ऑल मैटर्स। द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन ऑल मैटर्स। ग्रेविटेशन ये यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ऑल मैटर्स के बीच में एक्ट करती है, अमल करती है। नाउ सी अनदर डेफिनेशन: ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस phenomenon by which all things with mass or energy brought towards one another। मीन्स ग्रेविटेशनल ये नेचुरल फेनोमेनन है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती अमल है ये, जिसके ज़रिए से चीज़ें, थिंग्स एक जगह आती है या मास या एनर्जी एक जगह जमा होते हैं या उनका एक दूसरे से इंटरैक्शन होता है। तो ग्रेविटेशन ये एक ऐसी फोर्स है जो मैटर्स, पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट, थिंग्स के बीच में ये एक्ट करती है, अमल करती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ जो है ये 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए केपलर्स लॉ स्टेट करने के लिए या राइट करने के लिए, लिखने के लिए आते हैं, तो आप केपलर्स लॉ को अच्छी तरह याद कर लीजिए। न्यूटन से पहले केपलर साइंटिस्ट ने केपलर्स लॉ दिया। उसने प्लैनेटरी मोशन के बारे में, केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में डिस्क्राइब किया यहाँ पर। तो यहाँ उसके ये 3 इम्पोर्टेंट लॉ है जो हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलिप्स। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलिप्स? एक्चुअली इलिप्स इज़ अ क्रॉस सेक्शन और पार्ट ऑफ कोन। कोन को अगर आपने क्रॉस करके कट किए तो जो एक फिगर आपको मिलती है, डायग्राम मिलती है, प्लेन डायग्राम, उसे हम इलिप्स कहते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कोन है, इट इज़ कोन। यू नो अबाउट द कोन, अ सॉलिड डायग्राम। यहाँ से इस तरह से हमने कोन को कट किए तो जो आपको एक ऊपर हिस्सा इस तरह से जो फिगर डायग्राम बनेंगी, आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, ये इलिप्स की होंगी। इट इज़ कॉल्ड एज ellipse. Ellipse is also a figure or diagram like quadrilateral, circle, triangle and etc. इसके बारे में आप 11-12 में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ये एक फोकस, ये दूसरा फोकस। फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम फोसाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके फोसाई हो गए इलिप्स के। तो केपलर ने इलिप्स को टारगेट किया। उसने बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं और उनका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, यानी इलिप्टिकल फॉर्म में होता है, सर्कुलर नहीं होता। ये केपलर ने बताया था। तो उसके ही हिसाब से केपलर ने अपने 3 लॉस पेश किए। सपोज कीजिए ये एक इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट के कोई तो भी एक फोकस पर, फोकस यहाँ 2 होंगे, ये एक फोकस यहाँ होगा और एक फोकस यहाँ होगा। तो एक फोकस पर, वन ऑफ द फोसाई पर सन की पोजीशन है, जिसको हमने पॉइंट एस से रिप्रेजेंट किए। मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर प्लेनेट है। अब प्लेनेट ए रिवॉल्यूशन करता है, गर्दिश करता है, ऑर्बिटल मोशन में है। प्लेनेट ए से बी तक आता है, इसके बाद बी से सी तक, फिर सी से डी, डी से ई, फिर ई से एफ, और इस तरह से अपना वो
पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। नाउ सी केपलर्स फर्स्ट लॉ, इट इज़ वेरी सिंपल। द ऑर्बिट ऑफ द सन इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोसाई। इसको आपको किस तरह याद करना है? दो चीज़ें यहाँ पर। द ऑर्बिट ऑफ द सन इज एन इलिप्स, ये हो गया एक पार्ट। द ऑर्बिट ऑफ द सन इज एन इलिप्स। सेकंड पार्ट, विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। इन द गिवन डायग्राम हमने देखे प्लेनेट पॉइंट ए पर इज रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड एस इज द पोजिशन ऑफ द सन। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ। यानी फर्स्ट लॉ ये बताता है हमें प्लेनेट होता है, उसका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, यानी एक इलिप्स होता है, ठीक है। और सन जो है एक फोकस पे है और प्लेनेट जो है वो रिवोल्यूशन कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। केपलर्स सेकंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको भी आपको कैसे याद करना है, कैसे याद करेंगे आप, इसको भी आप अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, ये लॉ को भी। द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन, ये पहला पार्ट इसका। स्वीप्स इक्वल एरियाज, ये सेकंड पार्ट। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। एंड इस तरह आपको इसको याद करना है लॉ को। द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब इसका? केपलर ने अपने सेकंड लॉ में बताया कि प्लेनेट और सन को जो लाइन ज्वाइन करती है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है, मीन्स कवर करती है, कवर। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप झाड़ू लगाते तो कैसे लगाते हैं आपको मालूम है, इस तरह से आप रखते हैं और इसको इस तरह घुमाते हैं, इस तरह। तो ये क्या हो रहा है, ये स्वीप कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है। तो केपलर ने सेकंड लॉ में क्या बताया कि प्लेनेट और सन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है, मीन्स कवर करती है। फ्रॉम द फिगर एरियाज ABS, CDS एंड EFS आर इक्वल। हम डायग्राम में देख लेते हैं क्या बताता है सेकंड लॉ कि प्लेनेट और सन को जो लाइन ज्वाइन करती है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने ये एरिया बनाया है यहाँ पे, एरिया ABS दिख रहा आपको। इसके बाद में एरिया, ये एरिया देख सकते हैं आप DCS, ये एरिया, और इसी तरह से एरिया EFS, ये एरिया देख लीजिए आप। ये तीनों एरिया जो है यहाँ पर इक्वल है। दिस इज द सेकंड लॉ गिवन बाय केपलर। नाउ केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। The square of period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. This is the Kepler's third law. फिर एक बार देखेंगे, the square of period of revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। यानी थर्ड लॉ क्या बताता है, प्लेनेट की पोजीशन A, B, C, D, E, F वगैरह पर है या हो सकती है क्योंकि वो रिवोल्यूशन कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। अब प्लेनेट और सन को जो लाइन हमने देखे थे ज्वाइन करती है वही उसके बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब प्लेनेट को रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है, जो इंटरवल लग रहा है, जो टाइम पीरियड उसको लग रहा है,
तो वो उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये जो डिस्टेंस है इसके क्यूब के। टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये डिस्टेंस के क्यूब के। तो ये बताता है हमको थर्ड लॉ। सपोज करते लेट टी इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन एंड आर इज द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस लिया जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग आएंगे, इसलिए मीन डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है और उसको हमने डिनोट करे कैसे, स्मॉल आर से, और टाइम पीरियड को डिनोट करे कैसे हमने, कैपिटल टी से। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो टी का स्क्वायर हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। तो ये मीन डिस्टेंस आपका आर है, उसका आपने क्यूब ले लिए, मीन्स टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। आपको मालूम है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक इक्वलिटी का सिंबल आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट साथ में आता है, ये आपने 8-9 क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पर भी एक इक्वलिटी का सिंबल आएगा और कांस्टेंट आएगा। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब। सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब is equals to k, where k is the constant. This is the mathematical form of Kepler's third law. The next topic is Newton's universal law of gravitation. केपलर के बाद न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। What is the statement of the universal law? Here the statement: every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसको समझेंगे हम एक बार और याद करेंगे। Every object in the universe, यूनिवर्स में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कशिश करता है, विथ अ डेफिनेट फोर्स, एक डेफिनेट फोर्स के साथ। अब फोर्स के बारे में आगे बताया हुआ है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उलट प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वही फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो दिस इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ को हम समझते हैं और इसको मैथमेटिकली इसको डिराइव भी करते हैं। यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास जो है यहाँ m2 है। दोनों के बीच में जो फोर्स है F है, a force is acting, that is F, and the distance between the object or their centers is D. Let two objects with masses m1 and m2 are kept at a distance D from each other, and F is the force between them. Now according to Newton's law of gravitation, न्यूटन्स ने क्या बताया था अपने ग्रेविटेशनल लॉ में कि जो फोर्स है वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पहला पार्ट हमने ले लिया यहाँ पर कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 ये प्रोडक्ट है इसका, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे हम। सेकंड पार्ट के फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये देख सकते हैं आप, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 में F है लेफ्ट साइड, तो हम उसको एक साथ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको मिलेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है
तो इक्वलिटी आता है और एक कांस्टेंट आता है, तो ये सिंबल हटा, तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन. In this formula or equation, capital G is the constant of proportionality and it is called the universal gravitational constant. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये जो है 2 या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे आप. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया था. अब इसके बारे में हम यहाँ तफसील से देखते हैं. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग बिटवीन 2 यूनिट मासेस. ये एक्ट करती है 2 यूनिट मासेस के, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास यूनिट है, विच आर एट यूनिट डिस्टेंस, जो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम ईच अदर. नाउ सी द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज़ टू पावर -2, या इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इंडाइसिस रूल आपको मालूम है कि अगर पावर माइनस में हो तो वो अपॉन में नीचे चले जाता है डिनोमिनेटर में, तो वो हिसाब से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर भी आप उसको पढ़ सकते हैं. इन SI यूनिट इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज़ टू पावर -2, या 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह में दी हुई रहती है, या कम से कम आप इसको याद कर लीजिए 6.67 इंटू 10⁻11. द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसको हम यहाँ समझते हैं. द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर टू इट बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर टू इट बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. हमको पता है कि अर्थ पर हम सब है, हम सब मौजूद है, अर्थ पर प्रेजेंट है. अर्थ क्या कर रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है. तो जिस फोर्स से वो अपनी तरफ चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को या हमको खींचती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी वो अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी भी कहते हैं. तो अर्थ किसी भी चीज़ पे जो फोर्स लगा रही है वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, या उसकी वो ग्रेविटी है. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब अर्थ की जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन होता है वो उसके सेंटर की तरफ डाउनवर्ड होता है, यानी हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है. जैसा न्यूटन ने आपने पढ़ा है, सुना है कहीं ना कहीं, कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब गिरा तो उसको महसूस हुआ कि ये सेब क्यों गिरा और ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ये कहीं और क्यों नहीं गया. तब उसने क्या किया, प्रैक्टिकली ये रिजल्ट निकाला कि अर्थ के अंदर एक फोर्स है जो कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हर चीज़ को वर्टिकली डाउनवर्ड खींचती है, जिसका डायरेक्शन हमेशा उसके सेंटर की तरफ डाउनवर्ड होता है. ड्यू टू दिस फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अभी मैंने आपको बताया ऑन द अर्थ. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड वेलोसिटी ऑफ मून. यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ. किसी ने आपको पूछा कि भैया मून जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में है, ये ज़मीन के पास क्यों नहीं आ जाता.
या ज़मीन से दूर क्यों नहीं चला जाता, या अर्थ के क्लोज क्यों नहीं होता, या अर्थ से हमेशा के लिए दूर क्यों नहीं जाता? तो उसका आंसर ये है कि जो मून है वो सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है मून, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है, जैसे कि टेंजेंट बनता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमने देखे कि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ये, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो मून की वेलोसिटी या उसके सर्कुलर मोशन की वजह से और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून जो है वो कभी भी अर्थ के क्लोज नहीं होगा और ना ही अर्थ से दूर जाएगा। कब क्लोज हो सकता है? जब वो सर्कुलर मोशन करना छोड़ दे या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए, तो तब वो अर्थ के क्लोज हो सकता है, या अर्थ ज़मीन से हमेशा के लिए वो दूर जा सकता है। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड वेलोसिटी ऑफ मून, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। जैसे मून के लिए सिचुएशन है वैसे ही सिचुएशन जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की भी है। आपने